गुड मॉर्निंग। गवर्नमेंट कॉलेज देवली के यूट्यूब चैनल में हमारी बीए सेकेंडरी क्लास चल रही थी, पेपर फर्स्ट की, जिसमें हम ब्रिटिश संसद के बारे में, उसके जो प्रथम द्वितीय सदन जो राज्यसभा है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इससे पहले की वीडियो हमने राज्यसभा के कार्यों का वर्णन किया था। उन कार्यों के आधार पर, कार्यों के अकॉर्डिंग, उनकी स्थिति के आधार पर कुछ लोग राज्यसभा की आलोचना करते हैं और इसके अस्तित्व पर भी सवाल उठाते हैं कि इसका अस्तित्व रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, इसकी आवश्यकता है या नहीं। तो हम इस वीडियो में राज्यसभा की जो आलोचना है क्यों की गई है उनके बारे में चर्चा करेंगे और उन आलोचनाओं के बाद भी यह एक अनुपयोगी सदन नहीं है, इसकी उपयोगिता अभी भी है और रहेगी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है। लोकसभा की आलोचना किन आधार पर आलोचना की जाती है, क्यों की जाती है, इनकी हम चर्चा करेंगे। लोकसभा का जो गठन है वंश के आधार पर गठित हुआ है, मतलब संगठन होता रहा है इसका, और इस कारण से 20वीं सदी के प्रारंभ से ही लोकसभा निरंतर आलोचना का पात्र रही। यानी कि गठन की वजह से, गठन का जो इसका स्वरूप था कि इसका गठन वंश परंपरा के आधार पर होता था या हुआ था, उसकी वजह से शुरू से ही ये आलोचना का पात्र रही है। और ब्रिटिश राजनीति के एक प्रमुख दल, ब्रिटिश राजनीति में जो 2 दल हैं प्रमुख, उनमें से मजदूर दल है, उसके द्वारा 1907 में ही ऐसा कह दिया गया था कि इसकी राज्यसभा की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है। जे आर जो क्लाइंस है, उन्होंने मजदूर दल की जो बात है उसके बारे में ऐसा कहा, या उसको अपने शब्दों में ऐसा कहा कि लोकसभा एक ऐसी संस्था है जिसको ठीक से सुधारा नहीं जा सकता। या लोकसभा एक संस्था है जिसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता, और यदि उसमें सुधार ही नहीं किया जा सकता तो उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है, लोकसभा को समाप्त करने की बात किसने कही थी? तो किसने कही थी? इसमें हमारा आंसर है जे आर क्लाइंस ने इसको समाप्त करने की बात कही थी। लोकसभा की आलोचना करते हुए कहा जाता रहा है कि यह निश्चित स्वार्थों का दुर्ग है, यानी कि ये कुछ पर्टिकुलर व्यक्तियों के स्वार्थों का दुर्ग है। इसमें अनुदार दल को स्थायी रूप से बहुमत प्राप्त है। अनुदार दल को बहुमत प्राप्त है, इसलिए जो मजदूर दल है इसलिए उसने इसके समाप्त करने की बात कही थी और इसको अनावश्यक बताया था। ठीक है। तथा इसके सदस्य अपने कार्यों के प्रति भी उदासीन हैं। ठीक है। 1958 के लाइफ पीयरेज एक्ट, आजीवन पीयरेज एक्ट अधिनियम था, उसके द्वारा जो वंशगत सदस्य हैं उनकी सदस्यता तो बहुत कम कर दी गई है, और वर्तमान वंशगत सदस्यों की मृत्यु के बाद वंशगत जो प्रावधान है वो भी समाप्त हो गए हैं। ऐसी स्थिति में राज्यसभा के प्रति की गई कुछ आलोचनाएं अब अधिकांशतः अर्थहीन हो गई हैं, लेकिन आज भी राज्यसभा की रचना को लेकर, उसके कार्यों को लेकर, कार्यकारण की जो स्थिति है उससे दृष्टि में रखते हुए इसकी विभिन्न आधारों पर आलोचना की जाती है। जैसे जो आलोचना है उसका पहला आधार है कि इसे अलोकतांत्रिक संस्था कहा जाता है, यानी कि यह एक अलोकतांत्रिक संस्था है, क्योंकि इसके जो गठन था वो वंश के आधार पर होता था। उसमें व्यक्तियों को द्वारा चुनाव में जीते गए सदस्य हैं, उनके द्वारा इसमें कोई सदस्यता नहीं दी जाती थी। 1958 से पहले लोकसभा में लगभग 90% सदस्य वंशानुगत आधार पर नियुक्त होकर आते थे। आज वंशगत सदस्यों की संख्या 90% से घटाकर 20% रह गई, यानी 20% तो फिर भी इसमें वंशागत सदस्य हैं। वंशानुगत सदस्य हैं उनकी संख्या लगातार कम होती चली जाएगी, लेकिन आज भी लोकसभा एक अलोकतांत्रिक संस्था ही है। लोकतांत्रिक संस्था में क्या होता है कि जो दूसरा सदन होता है वो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ही निर्वाचित होना चाहिए, पर वर्तमान समय में भी लोकसभा के गठन का आधार निर्वाचन नहीं है बल्कि मनोनयन है। इसके सदस्यों की नियुक्ति की जाती है सम्राट के द्वारा। इनका मनोनयन योग्यता के आधार पर हुआ है, यद्यपि इसमें बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं अधिकांश जिनका नियुक्ति योग्यता के आधार पर हुई है, लेकिन हुई तो वो नियुक्ति है, उसका निर्वाचन नहीं हुआ है। नियुक्ति या योग्यता आधारित जो मनोनयन है उसके आधार पर जो गठित संस्था है उसको हम लोकतांत्रिक संस्था नहीं कह सकते, उसको एक कुलीन तंत्रीय संस्था ही कह सकते हैं। अतः आज भी यह कहा जा सकता है कि लोकसभा की रचना, जो लोकसभा है वो अपनी रचना की दृष्टि से लोकतंत्रीय जो प्रवृत्ति हैं उनके अनुकूल नहीं है। इस प्रकार यह एक अलोकतांत्रिक संस्था है।
निहित स्वार्थों का दुर्ग। निहित स्वार्थों का दुर्ग यानी कि इसके अंतर्गत कुछ पर्टिकुलर व्यक्तियों के स्वार्थों की पूर्ति की जाती है। प्रतिनिधि संस्था के द्वारा अगर कोई संस्था प्रतिनिधि होती है तो समाज के सभी वर्गों का उसमें प्रतिनिधित्व होता है और सभी वर्गों के हितों की उसमें पूर्ति होती है। ठीक है। 1958 के बाद लॉर्ड सभा में श्रमिक हितों से जुड़े कुछ सदस्यों ने प्रवेश तो लिया था, लेकिन आज भी लॉर्ड सभा अधिकांश जो है अंशों में समाज का एक ही वर्ग, कौन सा वर्ग, जो धनी वर्ग है, उसी का ही प्रतिनिधित्व करती है। जबकि अन्य देशों में जो उच्च सदन है उसके सदस्य विभिन्न वर्गों और हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। इसी कारण लॉर्ड सभा को धनिकों की सभा या कुछ निहित स्वार्थों का दुर्ग कहा जाता है, न कि कुलीन जनों का सदन। ठीक है, सामान्य व्यक्तियों का सदन नहीं है, ये धनिकों की एक सभा है। कार्टर ने कहा है कि लॉर्ड सभा केवल संपत्ति विशेषाधिकार का प्रतिनिधित्व ही नहीं करती, वह तो वास्तव में स्वयं संपत्ति और अधिकारों का गढ़ है। यानी खुद ऐसा नहीं कि संपत्ति वालों का प्रतिनिधित्व करती हो या अधिकारों वालों का, नहीं, खुद वो संपत्ति और अधिकारों का गढ़ ही है, ऐसा कार्टर ने कहा है। केवल धनी मानी वर्ग, धनवान जो वर्ग है, उसके प्रतिनिधित्व होने के कारण ही लॉर्ड सभा में अधिकांशतः प्रगतिशील और जनहितकारी नीतियों का विरोध किया है। इसकी जो प्रक्रिया है काम करने की, वो भी बहुत दोषपूर्ण है, इसकी वजह से उसकी आलोचना की जाती है। लॉर्ड सभा की जो प्रक्रिया है वो भी दोषपूर्ण है। इसके लगभग 12 सदस्यों वाले उस सदन की गणपूर्ति 3 है। इसका जो 2005 का संशोधन अधिनियम था उसके अनुसार सदस्य संख्या इसकी 707 थी, लेकिन अभी इसकी सदस्य संख्या 1200 है। और जबकि इसकी गणपूर्ति कितनी, 3 सदस्य, जबकि लोक सदन की गणपूर्ति 40 है। विश्व के किसी भी विधायी सदन में इतने कम सदस्यों की उपस्थिति में कोई विधायी कार्य नहीं होता है, जबकि ब्रिटेन में ऐसा होता है। लॉर्ड सभा की कार्यवाही के कोई नियम भी निश्चित नहीं है। सदन के अध्यक्ष को क्या अधिकार होंगे, सदन के अध्यक्ष को अधिकार ही नहीं है कि वे सदस्यों को अनुशासित रखने के लिए उन पर आवश्यक कार्रवाई कर सके। लॉर्ड सभा के सदस्य लोक सदन के सदस्यों की भांति दलीय आधार पर संगठित भी नहीं है, अतः आलोचकों ने इसे एक नियमबद्ध सदन नहीं बल्कि एक गड़बड़ घोटाले वाला सदन कहा। यानी कि इसके सदस्य किसी पर्टिकुलर पार्टी से जुड़े हुए भी नहीं, जिसके अंदर एकता रहे, कोई एक बात को रखे, नहीं, ऐसा नहीं है। तीसरी आलोचना का कारण है कि विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं, उनको देखने पर भी ये उनकी दृष्टि से भी एक निरर्थक सदन है। 1919 और 1949 के संसदीय अधिनियम के परिणाम स्वरूप कानून निर्माण के क्षेत्र में लॉर्ड सभा की स्थिति बहुत निर्बल हो गई। यानी इन जो अधिनियमों के द्वारा कानून निर्माण के क्षेत्र में इसकी शक्ति को बहुत ही कम कर दिया है। लॉर्ड सभा का कार्यपालिका पर कोई नियंत्रण नहीं है, यानी कार्यपालिका के सदस्यों को पद से नहीं हटा सकती, मंत्रिमंडल को भंग नहीं कर सकती, मंत्रिमंडल के सदन भी इसके प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। ठीक है। आलोचकों का कथन है कि जब लॉर्ड सभा कानून निर्माण और प्रशासन के क्षेत्र में प्रभावशाली रूप से कार्य करने में समर्थ ही नहीं है, तो ऐसे सदन का अस्तित्व का कोई प्रभाव नहीं है। यानी कि ऐसे सदन के अस्तित्व का क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि साधारण जो कानून है उसके तहत ही इसको थोड़ी बहुत शक्तियाँ प्राप्त है कि वो इसमें प्रस्तावित किए जा सकते हैं। वित्तीय विधेयकों के संबंध से कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। अगर किसी विधेयक को इसके पास जाते हैं तो वे केवल उसको रोक कर विलंब कर सकती है, बाकी इसके अलावा उनको कोई परिवर्तन या उनको कैंसिल संशोधित नहीं कर सकती। तो दोनों विधायी और कार्यकारी शक्तियों में इसकी शक्ति बिल्कुल निरर्थक है। दूसरे सदन के रूप में यह सदन है, इसकी उपयोगिता भी नहीं है। अनेक लेखक कहते हैं कि द्वितीय सदन के रूप में लॉर्ड सभा अनुपयोगी है और एक हानिकारक संस्था है। ग्रीव्स कहते हैं कि लॉर्ड सभा की अनुपयोगिता के 3 कारण हैं। क्वेश्चन आता है ग्रीव्स के अनुसार लॉर्ड सभा की अनुपयोगिता के क्या कारण बताए गए हैं, तो उसका आंसर है 3। पहला कारण, अब व्यवहार में लोक सदन स्वयं विधि निर्माण के लिए एक दूसरा सदन है। प्रथम सदन तो कैबिनेट है और प्रशासन है जो विधेयकों का प्रारूप तैयार करता है। शासन कार्य में समय का बहुत महत्व है और संसदीय पद्धति में वैसे ही किसी प्रस्ताव पर विचार करने में लंबा समय लगता है। ऐसी स्थिति में लॉर्ड सभा उसको साधारण विधेयक को 1 साल और वित्तीय विधेयकों को वो 1 महीने रोकती है। तो एक तरह से वो विलंबकारी कार्य करती है, जबकि वैसे ही जो कानून निर्माण की पद्धति है वो अपने आप में ही बहुत ही उसमें टाइम लगता है, बहुत लंबा समय लगता है। ऊपर से दूसरा सदन उसमें और अगर उसमें विलंब करता है तो एक तरह से ये अनुपयोगी सदन ही साबित होगा। तीसरा जो कारण है इसकी अनुपयोगिता का, वो है जहाँ तक विधेयकों को दोहराने का संबंध है, ये कार्य लॉर्ड सभा जैसे
विशालकाय सदन की अपेक्षा विधेयकों का प्रारूप बनाने वाले और कानून के विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा अच्छे प्रकार से किया जा सकता है। यानी कि लोकसभा के बजाय ये समितियां हैं, उन विधेयकों को अच्छे से दोहराकर उनके बारे में बातचीत चर्चा कर सकती है। लोकसभा तो राजनीतिक रूप से समय के नितांत विरुद्ध एक संस्था है। यानी कि अब वर्तमान समय में जिस तरह से कानून बनते हैं उस समय की मांग के अनुसार ये एक तरह से उसके विरुद्ध संस्था है, उसके अनुसार अनुपयोगी संस्था है। लॉस्की द्वारा भी इन्हीं आधारों पर लोकसभा की अनावश्यकता और अनुपयोगिता बताई गई है। भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री है चर्चिल, उन्होंने भी कहा है कि लोकसभा अप्रातिनिधिक, अनुत्तरदायी और अनुपस्थित संस्था है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि लोकसभा को अप्रातिनिधिक, अनुत्तरदायी और अनुपस्थित संस्था किसने कहा है, तो उसका आंसर क्या होगा, ब्रिटेन के ही प्रधानमंत्री चर्चिल ने। ठीक है, अब आती है इसकी उपयोगिता। यानी कि ठीक है, ये इसकी आलोचना की गई कई आधारों पर भी, लेकिन फिर भी इसका एक अपना महत्व है, इसका एक अपनी स्थान है, इसकी अपनी उपयोगिता है और इन्हीं उपयोगिताओं और महत्व की वजह से इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे भारत में हम राज्यसभा को समाप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो संसदीय जो व्यवस्था है उसका एक अंग है, उसी प्रकार ब्रिटेन में भी लोकसभा की अपनी उपयोगिता है जिसकी वजह से वो अस्तित्व में है। ठीक है, शक्तियों की दृष्टि से हम देखें तो लोकसभा बहुत निर्बल है, रचना के आधार पर देखें तो वो बहुत अधिक दोषपूर्ण है। फिर भी सामान्यतः हम यही कह सकते हैं, यही विचार आता है कि लोकसभा में परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक सुधार करते हुए इसे बनाए रखा जाना चाहिए। यानी कि लोकसभा को समाप्त नहीं कर सकते, चाहे वो शक्तियों की दृष्टि से बिल्कुल कमज़ोर हो, रचना की दृष्टि से उसकी रचना दोषपूर्ण हो, लेकिन फिर भी हम उसको बनाए रखना चाहते हैं, उसमें परिस्थितियों के अनुसार कुछ चेंजेस करके। लोकसभा की उपयोगिता के आधार क्या क्या हैं, उनमें पहला है कि लोक सदन की स्वच्छतारिता पर निरंकुश रखता है। यानी कि लोक सदन है, यदि राज्यसभा नहीं हो तो वो लोक सदन अपने यहाँ पर मनमाने जो कानून हैं उनको प्रस्तावित करवाएगा और उनको पारित कर देगा, जिससे क्या होगा, जनता की स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ होगा। ठीक है, दूसरा सदन होता है तो उस जो कानून है उन पर दूसरे सदन में भी विचार किया जाता है, वो अगर गलत कानून होते तो उनको रोक कर भी रख सकता है। इस प्रकार जनता को भी सोचने का टाइम मिल जाता है, कोई कानून दूसरे सदन में चर्चा में गया है तो वहाँ पर इतना विलम्ब क्यों हो रहा है, क्या कारण है कि दूसरे सदन ने उसको पारित नहीं किया है। तो ऐसे क्या होता है कि पहले सदन की मनमानी पर, स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगता है और इस कार्य के लिए दूसरे सदन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस संबंध में मैकेंजी ने भी ये कहा है कि इतनी अद्वितीय व व्यापक शक्तियों को एक सदन के अस्थिर बहुमत के मनमाने निर्णयों पर छोड़कर लोकतंत्र की सुरक्षा नहीं की जा सकती, चाहे किसी प्रकार के निर्वाचन के आधार पर उसका निर्वाचन हो, चाहे किन्हीं भी सिद्धांतों के आधार पर अपना कार्य करता हो, लेकिन फिर भी सारा कार्य हम एक सदन को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अतः लोक सदन की अधिनायकवादी मनोवृत्ति पर रोक लगाने के लिए लोकसभा का अस्तित्व आवश्यक है। ठीक है, लोक सदन द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए लोकसभा की उपयोगिता है। लोकसभा की उपयोगिता का प्रमुख आधार यह है कि वह लोक सदन द्वारा पारित विधेयकों पर पुनर्विचार करती है। वर्तमान समय में जो लोक सदन है उसके पास बहुत सारे काम बहुत हैं, लेकिन समय बहुत कम है और वाद विवाद को नियंत्रित करने हेतु गिलोटिन जैसे नियम की व्यवस्था के कारण अनेक बार विधेयकों में प्रावधानिक कमियां रह जाती हैं। ठीक है, लोकसभा में अपेक्षाकृत स्वतंत्र वाद विवाद होने के कारण विधेयकों पर पूर्ण विचार कर इन त्रुटियों को दूर भी किया जा सकता है। यानी एक सदन के पास काम की मारामारी है, समय कम है, तो वहाँ पर वो उसकी जो विधेयक है उसकी कमियों पर विचार ढंग से नहीं हो पाता है, सूक्ष्म दृष्टि से विचार नहीं हो पाता है। ऐसे में जो दूसरा सदन होता है तो वो दूसरा सदन लोकसभा है, लोकसभा के पास में काम बहुत कम है, समय खूब है, तो वो आराम से स्वतंत्र वाद विवाद कर सकती है किसी विधेयक पर और उसकी कमियों को दूर कर सकती है। लोकसभा द्वारा किए जाने वाले इस कार्य के महत्व को लोक सदन ने भी स्वीकार किया है कि हाँ, इस कार्य के लिए लोकसभा बहुत जरूरी है। ब्रिटिश संविधान लचीला है और ब्रिटेन में स्विट्जरलैंड के समान लोक निर्णय या अमेरिका के समान न्याय पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। इस कारण इस प्रकार के पुनर्विचार की सदन की आवश्यकता और उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। यहाँ पर लोक निर्णय भी नहीं कि हम कोई भी विधेयक पर कुछ मान लो कमी रह गई है किसी विधेयक पर जांच के लिए तो जनता द्वारा निर्णय ले नहीं, या फिर उसको न्याय पुनरावलोकन द्वारा न्यायपालिका जांच करेगी, ऐसा वहाँ पर नहीं है। इसलिए दूसरे सदन की आवश्यकता और बढ़ जाती है
ऑग और जिंक ने भी इसी तथ्य पर बहुत अधिक बल दिया है और कहा है कि इतिहास के विद्यार्थियों को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि कई विभिन्न अवसरों पर उच्च सदन ने राष्ट्र की इच्छा और राजनीतिक स्थिति की जो वास्तविकता है उसका विश्लेषण जो निम्न सदन है वहाँ का लोक सदन की तुलना में ठीक ठाक किया है और कई बार इसने देश को जल्दबाजी और कम विचार के आधार पर पारित विधियों से बचाया है। ठीक है, ब्रिटेन में संविधान के लचीला अगली है सभी वर्गों की प्रतिनिधि संस्था और योग्यता का भंडार, यानी इसके अंतर्गत सभी वर्गों के प्रतिनिधि व्यक्ति होते हैं और योग्यता वाले विशिष्ट योग्यता वाले व्यक्ति भी इसमें होते हैं, इसलिए ये योग्यता का भंडार है। लोक सदन के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। इस कारण समाज में जो व्यक्ति बहुमत के आधार पर जीत जाता है उसको इसमें प्रतिनिधित्व मिल जाता है, चाहे वो योग्य हो या नहीं हो, यानी कि उसमें विशिष्ट योग्यता हो या नहीं हो, अपने विषय का ज्ञान हो या नहीं हो। लॉर्ड सभा में समाज के जो निहित स्वार्थ और वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है और ब्रिटिश संसद में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान कर एक आदर्श व्यवस्थापिका का रूप देती है। इसके अतिरिक्त देश में अनेक ऐसे योग्य, अनुभवी और विद्वान व्यक्ति हैं जिनका सदन में होना देश के लिए बहुत लाभकारी होता है, किंतु जो संकीर्ण गुटवादिता और चुनाव के गंदे दलदल में नहीं पड़ना चाहते वो लोग फिर इसमें नियुक्ति के आधार पर यहाँ पर आ जाते हैं और अपनी योग्यता, अनुभव और गुणों के द्वारा वो देश को लाभ पहुँचाते हैं। इन सदस्यों को लॉर्ड सभा में मनोनीत कर देश उनकी योग्यता से लाभान्वित होता है। ब्रिटिश लॉर्ड सभा में कुछ महत्वपूर्ण इसके अंदर देखो, पहले वाले पूर्व प्रधानमंत्री होते हैं, पूर्व भूतपूर्व मंत्री होते हैं, भूतपूर्व न्यायवेत्ता होते हैं, उद्योगपति होते हैं, श्रमिक संघों के ख्याति प्राप्त नेता होते हैं, समाज सेवी और ज्ञान विज्ञान कला साहित्य के क्षेत्र में उच्चतम स्तर पर कार्य कर चुके व्यक्ति इसमें होती हैं। इस दृष्टि से भी लॉर्ड सभा योग्यता का भंडार कहा जाता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि लॉर्ड सभा को योग्यता का भंडार क्यों कहते हैं, किस आधार पर कहते हैं, योग्यता के भंडार और लॉर्ड सभा में क्या संबंध है, तो इसके बारे में हमें आंसर देना होगा कि इसमें हम विशिष्ट जो विभिन्न प्रकार के योग्यता वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक है, अगला है व्यवस्थापन कार्य में भी सहायक, यानी कानून निर्माण कार्य में भी लॉर्ड सभा सहायक होती है, सहायता पहुंचाती है। जो कल्याणकारी राज्य होते हैं उनकी धारणा को अपना लिए जाने के कारण जो लोक सदन है उसका कानून निर्माण संबंधी कार्य बहुत अधिक बढ़ गया है। ठीक है, क्योंकि लोक सदन होता है, लोकप्रिय सदन होता है, जनता के प्रतिनिधि इसमें होते हैं, तो जनता के कल्याण और कल्याणकारी राज्य की धारणा को पूर्ण करने के लिए जो कानून है वो इसे ही बनाने पड़ते हैं। तो इस प्रकार कल्याणकारी राज्य की धारणा के बाद में लोक सदन का कार्य, कानून निर्माण का कार्य बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में अगर अकेला लोक सदन है तो वो सारे कार्य नहीं कर सकता है। लोकसभा के द्वारा लोक सदन के इस जो कार्यभार है, कार्य की अधिकता है, इसको कम किया जा सकता है। निजी विधेयक होते हैं ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण किंतु अविवादग्रस्त विधेयक होते हैं, उनको पहले लॉर्ड सभा में भी प्रस्तावित किया जा सकता है। लॉर्ड सभा में इन विधेयकों पर गंभीरता से विचार किए जाने के बाद इन्हें लोक सदन में भेजा जा सकता है। इस प्रकार लोक सदन के समय, लोक सदन है जो पहला सदन है उसके समय में और शक्ति में दोनों की बचत होती है। इस संबंध में लॉर्ड सभा की उपयोगिता स्वीकार करते हुए मार्टिन लिंडसे ने कहा है कि लॉर्ड सभा में व्यवस्थापन संबंधी कार्यों की समाप्ति से लोक सदन का कार्य बहुत लगभग दुगना हो गया है। ठीक है, जनमत को प्रभावित करने वाले एक साधन के रूप में भी इसकी उपयोगिता है। लोक सदन में वाद विवाद दलगत निष्ठा से आबद्ध होते हैं और सदस्यों के सिर पर दलीय अनुशासन का चाबुक मंडराता है, इसलिए वो दल के विपरीत कोई भी बात वहाँ पर नहीं कह सकते हैं। इस प्रकार लोक सदन में विवादों में उच्च स्तर का अभाव होता है, परंतु लॉर्ड सभा है उसमें दलीय अनुशासन और वाद विवाद पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। सार्वजनिक महत्व के नीति संबंधी विषयों पर वहाँ पर खुला वाद विवाद होता है। व्यवहार के अंतर्गत ऐसा देखा भी गया है कि लॉर्ड सभा के विवाद अधिक उच्च स्तरीय होते हैं। एंड्रे मैथीऑट ने कहा है कि लॉर्ड सभा लोकमत को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है, यानी कि अगर जनमत को प्रभावित करने वाले या जनता के
फेवर के कोई अगर विधेयक हों लेकिन वो दल के विरुद्ध जाते हों, दलीय अनुशासन के विरुद्ध जाते हों, तो लोग वहाँ पे जो दल के लोग हैं वहाँ पर उन पर खुला वाद विवाद नहीं कर सकते। लेकिन लोकसभा में इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ के सदस्य हैं वो किसी भी दल से जुड़े हुए नहीं हैं और वो किसी भी विधेयक पर खुलकर विचार कर सकते हैं। ठीक है। अगला है कि जो लोकसभा है वो ब्रिटिश जाति के स्वभाव के अनुकूल भी है, और अनुकूल है इसलिए वो हमेशा रहेगा, उसका अंत नहीं कर सकते हैं। देखते हैं, लोकसभा इस दृष्टि से भी उपयोगी है कि वह ब्रिटिश जाति के स्वभाव के अनुकूल है। ब्रिटिश जाति स्वभाव से रूढ़िवादी है और परंपरागत संस्थाओं में स्नेह रखती है। जैसा कि हमें पता है कि वहाँ का जो संविधान है पूरा वो परंपराओं पर आधारित है और अभी भी वो अस्तित्व में है। परंपरा वैज्ञानिक प्रगति करने के बाद भी वहाँ की जो लोग हैं उनकी जो स्वभाव के अनुकूल वो अभी भी परंपरागत और रूढ़िवादी संस्थाओं पर विश्वास करते हैं। स्वाभाविक रूप से सदियों से चली आ रही जो लोकसभा है उसका अंत ब्रिटिश जनता कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। जैसा कि हैरिसन ने कहा है कि ब्रिटेन में दूसरा सदन कायम है क्योंकि वह सदा ही रहा है। ये कोटेशन भी हमें याद करनी है कि ऐसा किसने कहा है कि ब्रिटेन में द्वितीय सदन कायम है क्योंकि वह सदा ही रहेगा। ठीक है। ब्रिटिश राजनीति और व्यवस्थापन के क्षेत्र में लोकसभा की उपयोगिता बताते हुए डॉक्टर फाइनर ने लिखा है कि यह सार्वजनिक वाद विवाद के लिए विश्व के विशिष्टतम स्थलों में से एक है, क्योंकि इसे विधेयक, नीति या प्रशासन पर किसी भी स्थिति में वाद विवाद करने का अधिकार है। इसकी सदस्यता का एक बड़ा भाग ज्ञान और राजनीति, सामाजिक तथा व्यावसायिक अनुभवों की दृष्टि से अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है। ठीक है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था कि लोकसभा की आलोचना और इसकी उपयोगिता। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि लोकसभा का जो महत्व है उसको बढ़ाने के लिए उसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।